एलर्जी क्या है। एलर्जी वो होता है कि अगर हम लोगों की बॉडी के अंदर कोई भी नॉर्मल चीज़ टच हो रही है या हमारे बॉडी के अंदर जा रही है, जैसे मान लीजिए कि नाक की तरफ से जा रही है, वो चीज़ कुछ लोगों के लिए तो नॉर्मल है, मैक्सिमम लोगों के लिए नॉर्मल है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो चीज़ एबनॉर्मल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि रोज़ हम लोग घूम रहे हैं, धूल मिट्टी में जा रहे हैं, सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन किसी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पर कुछ परसेंट लोग होते हैं जिनको वही धूल के कण जब नाक में जाते हैं तो बॉडी ये समझने लगती है कि ये कोई एबनॉर्मल चीज़ आ गई है, और उसके अगेंस्ट में वो एक रिएक्शन शुरू कर देती है, एक प्रतिक्रिया शुरू कर देती है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं जिससे पेशेंट परेशान होने लगता है। जो एलर्जी है इसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है सीजनल एलर्जी और एक होता है पेरेनियल एलर्जी। सीजनल एलर्जी जो कि साल में जब सीज़न चेंज होता है तब देखने को मिलता है। नॉर्मली जो हमारे इंडिया का एटमॉस्फेयर है, जो वेदर है, उसमें ये दो बार देखा जाता है। एक तो मोटा मोटा होली दिवाली के आसपास, जब होली आती है उसके आसपास सीज़न चेंज होता है, और खेतों में कटाई होती है और कुछ पोलेंस एटमॉस्फेयर में उड़ने लग जाते हैं जो कि कुछ लोगों को नुकसान करते हैं। और ऐसा ही सीज़न चेंज होता है दिवाली के आसपास, सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास। उस समय भी एटमॉस्फेयर में ऐसे ही कण उड़ने लगते हैं और लोगों के नाक में जब जाते हैं तो वो प्रॉब्लम करने लगते हैं। अब हम लोग यहाँ पर ये सोच के चलते हैं कि यार छींकी तो आ रही है, इससे क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा पानी तो आ रहा है नाक से, उसको इग्नोर करते हैं। घर में किसी को प्रॉब्लम होती है तो ये कहते हैं कि अरे यार कोई नहीं, कुछ छींक तो आ रही है, इसके लिए कोई मेडिकेशन की कोई खास ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बार आप सोच के देखिए उस पेशेंट के बारे में कि वो, अगर कोई बच्चा है स्कूल जा रहा है और वो देख रहा है कि स्कूल में क्लास में वो छींक रहा है बार बार, या और बच्चे हैं उनको डिस्टर्ब हो रहा है, टीचर्स भी कह रहे हैं कि आप लोग बेटा तुम बाहर चले जाओ थोड़ी देर के लिए, या कोई टीचर ही है उसको पढ़ाना है, उसको प्रॉब्लम है एलर्जी की, और वो वहाँ पर उसको छींक आ रही है, या कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है वो छींक रहा है, नाक से पानी आ रहा है, तो उसकी सिचुएशन कितनी खराब हो जाती है ये वही जानता है। वो कहीं अपना प्रेजेंटेशन देने से घबराता है, बच्चा क्लास जाने से घबराता है, छुट्टियां लेने लगते हैं इसमें, और इससे उनकी डे टू डे लाइफ जो है बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षण क्या होते हैं? तो एलर्जिक राइनाइटिस के मेन मुख्य लक्षण होते हैं नाक से छींक आना, नाक से पानी गिरना, और आँखों में तालू में खुजली होना, नाक जाम होना, सांस में दिक्कत आने लगना। अगर ज़्यादा एलर्जी बढ़ जाती है तो ये नाक से होते हुए ये बीमारी लंग्स तक भी जाने लगती है, जिससे फिर हम लोग अस्थमा बोलते हैं। एक लेवल के ऊपर जब ये प्रॉब्लम आती है तो फिर सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगती है, खांसियाँ आने लगती हैं, और कभी कभी इससे जब कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं तो फिर साइनोसाइटिस वगैरह डेवलप होने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है, अगल बगल चेहरे पे सूजन आने लगता है, इस टाइप के सिम्टम्स आने लगते हैं। लेकिन मेन होता है कि नाक से पानी आना, छींके आना। ऐसे में इसलिए होता है कि जो भी कण जाते हैं नाक में तो बॉडी उससे रिएक्शन शुरू करती है और कोशिश करती है कि जल्दी से जल्दी ये हमारी बॉडी से निकले बाहर। इसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा नाक से पानी छोड़ने लगता है, और छींक आके ये होता है कि जल्दी हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए। तो ये कुछ मुख्य लक्षण होते हैं इसके। सीजनल एलर्जी जो मैंने पहले बात की, जो एक सीजन के टाइम में होता है, चेंज ऑफ सीजन में, उसका प्रिकॉशंस क्या लेना होता है। तो सीजनल एलर्जी में जो कण हैं वो हवा के अंदर हैं, और उनको अवॉइड करना बहुत मुश्किल होता है। तो कोशिश यही की जा सकती है कि जब ये सीज़न आता है तो नॉर्मली पेशेंट्स को ये मालूम होता है कि अब ये सीज़न आने वाला है और हम लोगों को ये प्रॉब्लम होने वाली है। तो उस सीज़न में वो पहले ही प्रोफाइलैक्सिस के हिसाब से या बचाव के हिसाब से उसमें ये किया जाता है, वो पेशेंट्स अपना घरों के खिड़की दरवाजे अधिकतर कोशिश करें कि बंद रखें, ऊपर से पर्दे वर्दे लगा के रखें,
जिससे कि बाहर का एयर नॉर्मली अंदर ना आए। अभी एसी वेसी में रहने वालों के लिए तो ये काफ़ी आसान हो जाता है, लेकिन गांव वाँव में काफ़ी कठिनाई आती है, फिर भी कोशिश कर सकते हैं। उसके अलावा जब भी कभी बाहर निकल रहे हैं तो अच्छे से मास्क वगैरह लगा के रखें। और आखिर में ये होता है, जब जब पेशेंट्स को मालूम है कि सीज़न आ रहा है, तो वो पहले से ही कुछ प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट उस दौरान शुरू कर दें। सीज़न आने से पहले ही उनको कुछ एंटी एलर्जिक स्टार्ट कर दें डॉक्टर से पूछ के। और कुछ दवाइयाँ होती हैं, वो उस दौरान जो 1-2 महीने उनको प्रॉब्लम होती है, उस दौरान वो पहले से ही उसको चालू रखें, तो काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और उस ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। और दूसरा होता है पेरेनियल एलर्जी। एक तो ये सीजनल एलर्जी था, दूसरा होता है पेरेनियल एलर्जी। पेरेनियल एलर्जी वो होता है जो कि सारे साल चलता है, इसका सीजन से कोई मतलब नहीं होता। ये उन चीज़ों से होता है जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे आसपास में है, ये एटमॉस्फेयर के घर के अंदर है। जैसे कि इनमें होता है कि कुछ खाने की चीज़ें, फूड आइटम्स, कुछ फूड आइटम से लोगों को एलर्जी होता है। और किसी को अ, धूल मिट्टी से होता है। अधिकतर लोगों को डस्ट माइट्स, जो हाउस डस्ट माइट्स होती हैं, उससे होता है। अब हाउस डस्ट माइट्स क्या होते हैं कि जो पर्दे हैं घर के, जो चादरें हैं, तकिया है, इसमें कुछ डस्ट बैठ जाती हैं और उसमें माइट्स होते हैं जो कि कुछ पेशेंट्स को ये तंग करते हैं, एलर्जी करते हैं। अमूमन आपने देखा होगा कि जो पेशेंट सुबह उठते हैं, वो सुबह उठते ही छींकने लगते हैं बहुत सारा, और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो जाके ठीक होते हैं। तो ये होता है हाउस डस्ट माइट्स की वजह से एलर्जी। ये बहुत ही कॉमन है, बहुत से लोग इससे रिलेट कर रहे होंगे आप लोग। और उसके बाद होता है कि घर में कुत्ते, बिल्लियाँ और जानवर, उनके फर्स जो उड़ते हैं और उनके जो डंग्स होते हैं, उससे भी एलर्जी होती है। और तीसरा चीज़ होता है जैसे कि फंगस। फंगस, सीलन, घर के अंदर कहीं सीलन है, दीवारों में पानी जमा हुआ है, उससे भी बहुत से लोगों को एलर्जी होते हैं। फंगस से बहुत एलर्जी होते हैं। और इसको थोड़ा सा और एग्रेवेट कर देती हैं कुछ चीज़ें। ये तो चीज़ें हैं ही, पेरिनल एलर्जी राइनाइटिस के कुछ सिम्टम्स और जो चीज़ें थी, इसको एग्रीवेट कर देती हैं कुछ चीज़ें। जैसे कि उसी समय आपको सर्दी जुकाम हो गया, या कुछ परफ्यूम्स जो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स हैं, या अगरबत्ती है, या कोई ऐसे खाना जो है बना रहे हैं उसमें से जो झार उठ रहा है, वो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा और बढ़ा देता है। हम लोग बात करते हैं पेरिनियल एलर्जी राइनाइटिस के बचाव की। बचाव में है कि आप पहले इस चीज़ को ढूंढिए कि किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। आजकल तो बहुत आसान हो गया है कि कुछ एलर्जी टेस्ट होने लगे हैं, स्किन प्रिक टेस्ट होने लगे हैं। उसमें उन एलर्जेंस को आपके स्किन में थोड़ा थोड़ा सा प्रिक करके एक टेस्ट किया जाता है कि आपको अधिकतर किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। तो जब आपको ये मालूम हो जाता है कि हमारे को ये खाने से एलर्जी हो रही है, या डस्ट माइट से हो रही है फॉर एग्जांपल, या ये अपने घर में डॉग्स वगैरह से उससे हो रहा है, तो वो बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। तो उसको अवॉइड करना बहुत आसान हो जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो डस्ट माइट से हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग घर की जो चादरें हैं, तकिया है, पर्दे हैं, इनको समय समय से गर्म पानी में अच्छे से वॉश करके उसको रेगुलर यूज़ करें। ये नहीं कि बहुत दिन का पड़ा हुआ है। और जब सीज़न चेंज होता है, तो घरों में हम लोग जो स्वेटर्स और ये कंबल, मफलर्स, रजाई, ये जब निकालते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में डस्ट माइट डिपॉजिट रहता है। तो कभी भी जब सीज़न चेंज हो रहा हो और ये सब चीज़ें, कपड़े जो ट्रंक में रखे हुए हैं इतने दिनों से, उसको जब निकाला जा रहा है, तो उसको बहुत अच्छे से वॉश करें, सुखाएं धूप में, उसके माइट सब निकल जाएं, तो बहुत अच्छे से आपको रिलीफ रहेगा, तकलीफ ज़्यादा नहीं होगी। और अगर घर में कहीं सीलन है तो बिल्कुल उसको अवॉइड करिए। अगर घर में कुत्ते और बिल्लियाँ हैं, आप को दिक्कत हो रही है, तो उसको आपको उनसे दूर रहना चाहिए। ये सब नॉर्मल बचाव है, मैंने आपको बता दिया सीज़न के चेंजेस में क्या करना है आपको।
और पेरिनल एलर्जिक राइनाइटिस, जो कि घरों में जो चीज़ें हैं, मुख्य चीज़ें हमने बता दी हैं, उसको अवॉइड करने से होता है। अब हम आते हैं इसके इलाज पे। एलर्जिक राइनाइटिस का इलाज, इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में शुरुआत होती है कि हम लोग पहले, जैसे ही एलर्जेंस ये आ रहे हैं, तो हम लोग उसको बचाने के लिए एक नेज़ल वॉश कर रहे हैं, जैसे नेज़ल डूश बोलते हैं या सलाइन वॉश बोलते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे डूश आ गए हैं नाक धोने के लिए, जिसके अंदर कंटेनर्स होते हैं, उसके अंदर ऑलरेडी कंप्रेस्ड सलाइन वाटर होता है। आप प्रेस करेंगे तो उसमें से वाटर निकलेगा फोर्स से, उसको आप नाक में डाल के उससे वॉश करें रेगुलरली। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, सिंपल सलाइन वाटर होता है। सलाइन वाटर मीन्स कि नमक पानी होता है। उससे आप समय समय पे अपना वॉश करें, जिससे कि वो एलर्जेंस धुलते रहें और बॉडी को ये ना लगे कि हमारे बॉडी में कोई खास चीज़ आ गई जिसके लिए रिएक्शन करना है। तो पहला होता है सिंपल सलाइन वॉश। कुछ नहीं मिल रहा है तो आप पानी से भी धो सकते हैं। इसके बाद शुरू होता है हम लोग का मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम लोग कुछ एंटी हिस्टामिनिक्स या एंटी एलर्जिक दवाइयाँ देते हैं। उससे एक गोली, नॉर्मली अब तो बहुत हल्की दवाइयाँ आ गई हैं जो कि पहले सिडेशन करती थी, नींद आती थी, अब सिडेशन भी नहीं करती हैं। ऐसी दवाइयाँ भी आ गई हैं कि इतनी सेफ हैं कि हम लोग उसको पायलट्स को भी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उसको दिन में एक बार खाना होता है, लाइफ बहुत अच्छे से हो जाती है, आप डे टू डे लाइफ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। स्टेरॉइड्स, नेजल स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? वो कुछ हमारे पंप होते हैं, सिंपल भाषा में पंप है। पंप के अंदर हमारे पास स्टेरॉइड हैं जो कि हम लोग नाक में डालते हैं। तो जितना तेज बॉडी रिएक्ट करती है इन सब चीज़ों से, वो उतना रिएक्ट नहीं करती है। वो इन्फ्लेमेशन को, सूजन को वो कम करती है। अब स्टेरॉइड के नाम पे बहुत से लोग घबराते हैं कि स्टेरॉइड है तो नुकसान करेगी, लेकिन जो ये नेजल स्टेरॉइड्स है, टॉपिकल स्टेरॉइड्स हैं, तो टॉपिकल स्टेरॉइड्स का कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये उस लेवल तक बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। लोकली जाते हैं और वहीं से उनका अपना काम उसी एरिया में करते हैं जहाँ की ज़रूरत है। एस्थमा डेवलप होने के चांसेस हो रहे हैं, तो उस केसेस में हम लोग ओरल स्टेरॉइड्स भी देते हैं। अब लास्ट में आता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी क्या होती है कि ये एक टाइप का ट्रीटमेंट होता है जिसमें पहले हम लोग ये ढूंढते हैं कि किस चीज़ से एलर्जी हो रही है, उसके बाद उसके लिए पर्टिकुलर एलर्जेंस के लिए कुछ हम लोग वैक्सीन्स देते हैं। एक लेवल के बाद जब कुछ लोगों को ज़्यादा ही एलर्जी होता है तो उसके कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी आने के चांसेस होते हैं। जहाँ जहाँ से नाक का रास्ता है, जहाँ से सांस जा रही है, वो पूरा एक ही एरिया है। उसके अंदर की जो लाइनिंग है वो पूरी की पूरी एक ही लाइनिंग है। तो जहाँ से एलर्जी शुरू होता है, जैसे नोज से एलर्जी शुरू हुआ और एक लिमिट से कंट्रोल नहीं किया गया और वो लंग्स तक पहुंचा, तो वो एस्थमा डेवलप कर लेता है। एस्थमा के 80% लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस होता ही है। तो कोशिश ये रहती है कि एलर्जिक राइनाइटिस को कंट्रोल कर लें तो वो एस्थमा या दमा तक ना डेवलप करे। तो एक कॉम्प्लिकेशन होती है एलर्जिक राइनाइटिस की, वो है दमा होना। दूसरी कॉम्प्लिकेशंस क्या है? जब जिन लोगों को ज़्यादा नेजल सिक्रीशंस हैं, ज़्यादा नाक में सूजन आ रही है, ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो नाक के अगल बगल यहाँ पर साइनसेस होते हैं, गड्ढे होते हैं, उनके नर्व से कनेक्टेड रहते हैं वो। और जब यहाँ पर इतना ज़्यादा स्वेलिंग नाक में हो जाएगी, नाक ब्लॉक हो जाएगा, तो साइनसेस के अंदर सूजन होने लगता है और साइनस के अंदर से कुछ पानी का सिक्रीशन होने लगता है, जो कि उससे नाक में नहीं आके वहीं पर रह जाता है सूजन की वजह से, ब्लॉकेज की वजह से, और वो इन्फेक्ट होने लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि साइनोसाइटिस। नॉर्मली हम हर एलर्जी के पेशेंट को कहते हैं कि साइनस का प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं है। जब वो प्रॉब्लम साइनसेस के अंदर डेवलप हो जाती है तभी उसको साइनोसाइटिस बोलते हैं। और साइनोसाइटिस होने से सीवियर हेडेक, सिर में दर्द होना, चेहरे पे सूजन आना, चेहरे पे दर्द आना, ये उसके लक्षण आने लगते हैं। और एक चीज़ और होता है थर्ड, कि अगर साइनोसाइटिस बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है तो उसके अंदर कुछ मांस बनने लगते हैं साइनस के अंदर, और वो मांस, एक सूजन होते होते वो मांस वहाँ से होके नाक के अंदर आ जाते हैं। उनको हम लोग पॉलिप्स बोलते हैं।
और पॉलिप्स आने से नाक का रास्ता हमेशा के लिए ब्लॉक होने लगता है, और नाक में से हमेशा पस आने लगता है, बलगम बनने लगता है, और कभी कभी उसमें सेकेंडरी फंगल इन्फेक्शन भी होने लगता है। और साइनस में अगर सेकेंडरी फंगल इन्फेक्शन होने लगता है तो वो थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि फंगस की एक टेंडेंसी होती है कि वो एंटर करता है बोन्स में, और साइनस से निकल के वो बोन्स में जाने लगता है और आंख के अंदर जाने लगता है, ब्रेन के इंट्राक्रेनियली ब्रेन में जाने लगता है। वो बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। मुझे लग रहा है कि जो मेन चीज़ें थी हमने एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में जान ली हैं, और इसका ट्रीटमेंट भी जान लिया है। और कोशिश करते हैं कि अगर आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं तो आप अपनी लाइफ को बहुत ही सिंपल तरीके से और काफ़ी अच्छे से आगे के लिए सेफ तरीके से बचा सकते हैं। थैंक यू।